बाप और बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आवे मारिया कैथलिक टीवी की जानिब से मैं एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और नाज़रीन, आज हमारा फ़ख्र प्रोग्राम में मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज हम आपके लिए एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं। और वो स्टोरी है हमारे मसीही कौम के फ़ख्र जनाब काशिफ भट्टी साहब की, जो आईटी दुनिया के जाने माने सितारे हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है ग्रास रूट लेवल से शुरू किया और अभी वो पाकिस्तान के तमाम ओल्ड डाटा को, प्रॉपर्टीज़ के डाटा को जो है वो डिजिटाइल कर रहे हैं। और उसके लिए उनको खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी बरकत मिली है। वो हमारी मसीही कौम का फ़ख्र है, हमारी मसीही कौम की पहचान है। और वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में डीसी के साथ मिलकर, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलकर, कमिश्नर्स के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए और पाकिस्तान को डिजिटल बनाने के लिए अपनी खिदमात जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का ये ख्वाब है कि हमारी जो कौम है, हमारी जो कलीसिया है, वो पढ़ी लिखी कलीसिया हो, वो हुनरमंद कलीसिया हो, ताकि वो तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होते हुए पुरजोश, ईमानी जोश और जज्बे के साथ अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस बन सकें। तो आज बिल्कुल हम एक ऐसे ही चमकते सितारे को आपके साथ मिलवाने को हैं और मेरी मुराद काशिफ भट्टी से है, जो आईटी दुनिया के जाने माने और पहचाने नाम हैं। तो आए हम उनसे मुलाकात करते हैं। तो नाजरीन, आज हमारे साथ आवे मारिया कैथलिक टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब काशिफ भट्टी। हम आपको खुशामदीद कहते हैं आवे मारिया स्टूडियो में। तो काशिफ भाई, आप हमारे नाजरीन को बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और किस तरह आप आईटी की दुनिया में आए और ये आपकी सारी स्ट्रगल, ये जर्नी जो है वो कैसी रही, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से थैंक यू फराद भाई एंड स्पेशली मैं शुक्रगुजार हूँ आवे मारिया स्टूडियो का एंड अपने इज़्ज़त माब जनाब आर्च बिशप जोसेफ साहब की तरफ से, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के साथ आके यहाँ पे बैठ सकूँ और अपना ये जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। इट्स ऑनर फॉर मी, थैंक यू वेरी मच। फराद साहब, ये जर्नी बहुत लंबी एक जर्नी है, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। इट्स बीन स्टार्टेड इन 2006। 26 दिसंबर 2006 को मैं इस्लामाबाद में मैंने मूव किया फ्रॉम गुजरांवाला। मेरा बेसिकली ताल्लुक फ्रॉम गुजरांवाला है। सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च से हमारा ताल्लुक है। हमारी जो डिनोमिनेशन है वो सिंस माई फोरफादर वी आर कैथोलिक एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड
still we are. yes. We are. Thank God खुदा ने आपको वहाँ से चुना है. thank you very much. जर्नी ऐसे है कि सर मैंने जब मैं 2006 को इस्लामाबाद में आया तो आई जॉइंड एक छोटी सी कंपनी थी, उसमें एज अ IT असिस्टेंट के तौर पे मैंने ज्वाइन किया. ज्वाइन किया तो विद द पैसेज ऑफ टाइम गुजरने के साथ मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है 28 डेज काम किया. देन आई स्विच अनदर बिग कंपनी, डेलॉइट पाकिस्तान के अंदर 4 बड़ी फर्म्स थी जिनमें से वन ऑफ देम डेलॉइट थी. उसमें मैं IT असिस्टेंट के तौर पे मैंने ज्वाइन कर लिया. तो वहाँ पे मेरा जर्नी एक बड़ा खूबसूरत जर्नी रहा है. मेरी जितनी भी लर्निंग है रिगार्डिंग IT मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई. और मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ये जर्नी आफ्टर स्टडी नहीं है, ये स्टडी के साथ साथ जर्नी है. यानी साथ साथ आप स्टडी करता था, साथ साथ जॉब करता था. मैंने FSc कंप्लीट की इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला से. देन मैं फर्दर स्टडीज के लिए इस्लामाबाद जब आया तो मेरे वसाइल इतने नहीं थे कि मैं अपनी उस स्टडी को उस तरह से कंटिन्यू कर सकूं विदाउट वर्क. तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना जॉब स्टार्ट की और इवनिंग में मैं जो है ना वो स्टडीज करता रहा. आई मीन छोटे छोटे IT के कोर्सेज करता रहा. CCHE किया, CCNA किया, देन CCNP किया, देन HCDP किया. रिगार्डिंग ये ऑल अबाउट नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर रिलेटेड सारी ये जर्नी थी. खैर मैं वक्त गुजरता गया, 3 साल गुजरे तो मेरे दिल में शुरू से एक जो लगन थी कि मैं व्हाई नॉट, मैं किसी के लिए काम करता हूं तो अगर ये मैं काम अपने लिए करूं तो क्या उसमें हो सकता है. बिल्कुल. तो देन वो एक लगन थी शुरू में, बट वसाइल नहीं थे, चीज़ों का पता नहीं था, आइडिया नहीं था. तो देन आई डिसाइडेड कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लर्न करूंगा. पहले आपने सीखना है फिर आपने इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीखे बगैर को काम कर दें और उसमें ठीक है आप करना तो शुरू कर देंगे लेकिन वो एक तजर्बा नहीं होगा तो आपको बहुत ज्यादा गिरने के लॉस होंगे, डैमेजेस होंगे डेफिनेट. तो आजकल हमारी जो लाइक जैसे नेचर है ना कि हम जॉब के साथ अदर एक्टिविटी नहीं कर सकते. मैं कहता हूँ वी कैन डू दैट. आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए. तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैंने अपनी जो मास्टर्स किया फिर मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया MCS तक. हाँ ठीक है. देन मैंने मैं किसी भी जगह पे ना स्टे नहीं किया, रुका नहीं हूँ, आगे उससे आगे निकलने की. जब मैंने MCS कर लिया ना तो मैंने IT के अंदर सारी चीजें देख ली कि IT के अंदर बेसिकली क्या क्या कर सकते हैं हम और आप क्या करेंगे और मैं क्या करूंगा. तो मैंने 3-4 साल उस फील्ड में गुजारने के बाद मैंने कहा यार बस IT ठीक है यहाँ तक और मुझे कुछ और इससे ऊपर लेयर में जाना है. देन मैंने MBA स्टार्ट किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में. वेरी गुड. देन मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जब MBA कर लिया तो मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन का की पार्ट बन गया. जो मैनेजमेंट थी उसमें बैठना शुरू हो गया. देन 2011 में हमारा डेलॉइट का एक जो कंपनी थी चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बड़ी फर्म थी, उसका एक डैमेज हुआ, पार्टनर्स के आपस में क्लैशेस हुए. तो वही जो हमारे पार्टनर थे उन्होंने एक और कहा कि यार हमें एक सेपरेट कोई चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए. तो देन उन्होंने एक चूँकि मैं IT से था, मेरे एक बड़े अच्छे जो मेरे सीनियर थे वो भी IT से थे. तो हमने मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको हम NCBMS का नाम कहते हैं. दैट्स कॉल्ड नेशनल कंसल्टिंग फॉर बिजनेस एंड मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड. तो हमने जब ये स्टार्ट कर लिया तो हमने एक लाइक न्यू बॉर्न बेबी नहीं होता लाइक ऐसे किया, उस कंपनी को स्टार्ट किया. तो हमने उसमें ना हम थे एज अ एम्प्लॉई बट हमें जो मराद थी या हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लाइक ओनरशिप. माय बॉस टोल्ड मी कि यार दिस इज योर चाइल्ड, हाउ यू आपने डेवलप करना है. उन्होंने कहा जी हमें तो IT का कुछ पता नहीं है तो आपने इसको ग्रो करना है. तो देन हमने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उस पर स्ट्रगल की और हमने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर
हमने नादरा से प्रोजेक्ट उठा लिए। Very नादरा का प्रोजेक्ट हमने जो पहला प्रोजेक्ट हमने किया 2009 में हमने बल्कि प्रोजेक्ट उसका उठाया था, ये फ्लड रिलीफ का 2009 में जब फ्लड आया था हमने वो उनका डाटा डिजिटाइज स्टार्ट किया। फिर वहाँ से हम रुके नहीं। सॉरी, मैं काशिफ भाई बताना चाहता हूँ अपने नाजरीन को, देखें कि काशिफ भाई की जो ज़िंदगी है, काशिफ भट्टी की जो ज़िंदगी है या इनकी जो लाइफ स्टोरी है, ये एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए जो हुनर सीखना चाहते हैं, स्किल सीखना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये उनके लिए बड़ी एक मोटिवेशनल बात है कि किस तरह उन्होंने गुजरांवाला से अपनी जर्नी का आगाज़ किया और इस्लामाबाद की एक कामयाब दुनिया में आकर जो है उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया। और अभी आप हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि आप पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो उसकी क्या नौयत है और उसका पाकिस्तान में उसका आउटपुट क्या है? यस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। जो हम गवर्नमेंट के साथ जब हम काम करते हैं तो बेसिकली वी वर्क एज अ टीम और एज अ हम स्टेक होल्डर काम कर रहे होते हैं। yes. क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो वो नेशनल लेवल पे होता है, जो कि पूरी दुनिया में रिप्रेजेंटेशन होती है पाकिस्तान की। यस। तो हम जो 2010-11 के अंदर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि हमारे जो मुल्क के अंदर हमारा लैंड रिकॉर्ड है 1947 से पहले जितना रिकॉर्ड है वो सारा मैनुअल था। बिल्कुल। उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी कि आप लेट से एक 5 मरले का प्लॉट जो है वो आपने लैंड अपने नाम ट्रांसफर करानी है तो उसको कराने के लिए आपकी एडियां घिस जाती थी। लैंड माफिया इतना स्ट्रांग है। फिर हमारे सॉरी टू से हमारे कुछ ऑफिशियल, नॉट ऑल, कुछ ऑफिशियल्स ऐसे होते हैं जो कि आपको उसमें बिला वजह ही तंग करते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने सोचा कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए हम इसको डिजिटाइज करते हैं। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ने इस वक्त ये सोचा कि हम अपनी अवाम को रिलीफ देने के लिए ये हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट होगा। बिल्कुल। एंड इस वक्त गवर्नमेंट ने वो जो 2010 में इनिशिएटिव लिया दैट इज कंप्लीटेड इन 2016। 2016 के अंदर जो पाकिस्तान का 95% रिकॉर्ड डिजिटाइज हो चुका है। जो इस वक्त आपको मतलब आपने अपनी लैंड ट्रांसफर करानी है, आप हर तहसील के अंदर सेंटर्स बने हुए हैं। बल्कि अब तो गवर्नमेंट ने कहा है कि उससे अगला स्टेप कर दें कि आपको एक पटवार सर्कल जो है वहां तक आपको एक्सेस दे दी है कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, उधर ही डॉक्यूमेंट आप वहां पे जाएं, अपना आईडी कार्ड दें और आपने फर्ज बाय रिकॉर्ड लेनी है, फर्ज बाय आपने बै लेनी है, ट्रांसफर की लेनी है तो आप दोनों ले सकते हैं और ट्रांसफर उसको करा सकते हैं। फिर गवर्नमेंट यहां पे नहीं रुकी। ये 2016 में हमने ये प्रोजेक्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमने ये मुकम्मल किया और लोगों को ये जनरल पब्लिक को ये फैसिलिटीज मिल गई। अभी लोग जाते हैं और अभी लोग जाते हैं और लोग जाते हैं और अपना दोनों सेलर एंड बायर दोनों जाते हैं, दोनों अपने आईडी कार्ड लेके जाते हैं, वहीं पे आपके ताम लगते हैं। आधे घंटे में आपका प्रोसेस बड़ा शफाफ तरीके से आपका पूरा प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाता है। वेरी गुड। और मैं इस मौके पे आपके तवज्जो से मैं अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो इकदाम लिया इसको अप्रिशिएट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रोजेक्ट हो रहा है। बिल्कुल। और हमारा जो पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी है इसके साथ अब बहुत से दूसरे ममालिक कंसल्टेशन करने के लिए आते हैं। वो देखते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर आपने कैसे इतना मेगा प्रोजेक्ट रन कर दिया। अब आपको मैं बताऊं, आपके सिंध भी डिजिटाइज हो चुका है, आपका पंजाब भी हो चुका है, आपका केपीके भी हो चुका है, आपका एजेके भी हो चुका है, आपका बलूचिस्तान भी आपका डिजिटाइज हो चुका है। और ये नाजरीन सॉरी मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए मसीही कौम का फख्र है काशिफ भट्टी साहब कि खुदा ने इनको पाकिस्तान में इस्तेमाल किया है कि पूरे पाकिस्तान का जो लैंड का डाटा है उसको डिजिटाइज करने में ये इनका किरदार है और ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है ये इस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। और काशिफ भाई खुदा करे आपको और ज़्यादा तरक्की मिले और ज़्यादा खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें और आप इसी तरह जो है वो आगे बढ़ते जाएं। जी आप जारी रखें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑनर फॉर मी सर। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं ना
लाइक अक्सर हम कहते हैं कि कोई कामयाब इंसान है, जी जी, तो कामयाब होने के लिए ये कोई एक दिन की बात नहीं है इसको। जैसे मैंने आपको बताया 2006 में मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, आज 2025 एंड होने वाला, 26 स्टार्ट होने वाला, इट्स जर्नी ऑफ 20 इयर्स। बिल्कुल बिल्कुल। 20 इयर्स के अंदर मतलब हमने ये किया कि हम एक जॉब के साथ, जहां मैं पहले जॉब करता था, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नाउ आई एम पार्टनर ऑफ दैट कंपनी एज वेल। वेरी नाइस। उसके साथ साथ 2017 में मैंने अपनी एक कंपनी बनाई, मैंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया। हम लेदर के शूज़ बनाते थे, अपना ब्रांड हमने लॉन्च किया। पहले शुरू का जो स्ट्रगलिंग टाइम था, आपको 6 महीने वो बड़ा अच्छा चला, बट अनफॉर्चुनेटली बाद में वो हमारा नहीं चल सका, लॉस हो गया, बट वी लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट कंपनी एज वेल कि हमने आगे इसको किस तरह चलना है। देन सर हमने कोई 2018 में एक जॉइंट वेंचर किया, हमारे हम 3-4 दोस्तों ने मिलके, जिसमें वन ऑफ दैम मैं था और 3 मेरे और मुस्लिम पार्टनर थे। उनके साथ हमने मिलके एक कंपनी लॉन्च की एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड खुदावन ने वहाँ भी मुझे ब्लेस किया कि मैं एज अ सीईओ लीड करने लगा उस कंपनी को। जी जी। और 18 से 22 तक हमने बहुत ग्रो किया उस कंपनी में, हमने कुछ 600-700 मिलियन का काम उस कंपनी पे किया। जी जी। लेकिन यू नो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करने के लिए और स्पेशली पार्टनरशिप करने के लिए आपको एक बड़ा पुख्ता इंसान होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ पावरफुल इंसान होना चाहिए, मेंटली तौर पे आपको पावरफुल इंसान होना चाहिए और एथिकली स्ट्रांग होना चाहिए आपको। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ आपस में क्लैशेस आए पार्टनर्स के, देन हमने उस कंपनी को वाइंड अप किया। हमने एक दूसरे को कहा कि विदाउट एनी डिस्प्यूट में जाए बगैर हमने कहा कि आप अपना अपना काम अपनी अपनी पोजीशन पे करते रहे, हम सेपरेट हो जाते हैं। देन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने 2022 में अपनी एक और कंपनी लॉन्च की, वन गेट प्राइवेट लिमिटेड। वन गेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लॉन्च की। ये हमारा लाइक फैमिली बिजनेस है। इसमें हम सारे अपने फैमिली मेंबर्स जो हैं वो पार्टनर हैं और हमने जंप इन किया मार्केट के अंदर एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, अगर आप 3 साल की बात करें, अगर आप बिजनेस में जाते हैं तो 3 साल आपको ब्रेक इवन तक लग जाते हैं। बिल्कुल, ऐसे दोबारा उठना मुश्किल हो जाता है। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इन 3 सालों के अंदर हम गवर्नमेंट के तमाम अदारों के अंदर घुस गए। वहाँ से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये सारा जलाल मेरे खुदा को है कि जो ब्लेस करता है अपने लोगों को। अगर आपके अंदर पैशन है, आप विलिंग हैं, आपके अंदर विलिंग पावर है टू स्टार्ट टू डू समथिंग, तो खुदा आपको ब्लेस करता जाता है। खुदा आपके लिए ऑटोमेटिकली रास्ते बनाता जाता है। और इस वक्त पंजाब के मेरे पास 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल कोटद्दू, खुशाब, चनियोट, हाफजाबाद, गुजरांवाला, वजीराबाद, तलागंग, मंडी बहाउलदीन, ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी हम लैंड पार्टिशनिंग कर रहे हैं। वेरी गुड। पहला प्रोसेस था कि जो हमारा 1947 से पहले का जो रिकॉर्ड था उसको प्रिजर्व करें, उठाएं, उसको डिजिटल करें ताकि लोगों को आसानी उसकी हो सके। फिर अगला जो बहुत बड़ा चैलेंज था ना, वो ये था कि लोगों के मुश्तरका लैंड्स होती थी। तो भाई भाई के बहन बहन के भाई बहनों के आपस में जो है हिस्से थे, तो जिनकी वजह से बेशुमार मसले मसाइल चल रहे थे, वो लिटिगेशन में चले जाते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इस गवर्नमेंट रुकी नहीं, देखें गवर्नमेंट डे बाय डे उसको चाहती है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए हम इसमें और मजीद जिद्दत लेके आए। तो गवर्नमेंट ने एक अदारा इंट्रोड्यूस किया जिसको हम पल्स कहते हैं, पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट। वेरी नाइस। जिसके ये इनिशिएटिव हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ विद द कह लें कि असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, वो मिल के ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि हम जितनी मुश्तरका ज़मीन है उनको तकसीम कर दिया जाए ताकि जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको मिले और हर एक का हिस्सा सेपरेट हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, हम पंजाबी लोग लाइक पंजाबी में लोग समझ होंगे, पहली समझते हैं जिसकी पहली जिन्हों असी 8 कनाल कहने हैं। वो 8 कनाल में अगर हम 4 भाई हैं तो पहले मुश्तरका है, कोई किसी को पता नहीं है कि मैं कौन से लेफ्ट पे हूँ, राइट पे हूँ, फ्रंट पे हूँ या बैक पे हूँ। तो इस
तकसीम इसलिए की जाती है कि आपको नॉमिनेट कर दिया जाए कि भाईजान आप फ्रंट पे हैं, आप आपकी जो 2 कनाल है वो फ्रंट पे बनती है, जो आपके भाई की है वो बैक पे बनती है, किसी की लेफ्ट पे है या किसी की राइट पे है। तो आपको जब डिमार्केशन कर दी जाती है तो आपके सारे मसाइल हल हो जाते हैं। और ये आप फैमिली के साथ मिलके करते हैं, उनको बुला के करते हैं? यस, क्योंकि वो उनके अंदर डिवीजन वो खुद यस ये इसका मैं प्रोसेस आपको बताता हूं। इसका बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। ओके। ये हम विद द हेल्प ऑफ हमारा जो रेवेन्यू स्टाफ होता है, ओके, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो हमारे कमिश्नर साहबान हैं, जी, जी, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो हमारे तहसीलदार साहबान हैं, जो हमारे आरओज हैं, जो हमारे कानून गो हैं, जो हमारे पटवारीज हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इनकी मामनत के बगैर कोई बंदा इसको कर नहीं सकता। क्योंकि ये इनके पास पावर है, जो वो कहते हैं साइनिंग अथॉरिटी हैं, और इनको ये पता होता है, अगर मैं कहूं ये इतने एक्सपीरियंस लोग हैं कि इनको पता है कि कौन से खाते में कौन मालिक है, कौन मालिक और कितना मालिक है। तो उसका प्रोसेस ये होता है। पल्स जो इदारा है उसने एक बड़ी हेल्प आउट किया स्पेशली रेवेन्यू स्टाफ को ये करने के लिए। उसने आधा काम खुद ही करके सॉफ्टवेयर के थ्रू करके दे दिया, रेस्ट ऑफ उसने कहा कि आप पटवारी साहबान फील्ड में जाएं, लेट्स से एक फैमिली का डिस्प्यूट है, उसके पास जाएं, उनसे पूछें कि आपकी इजाजत हो, आप एप्लीकेशन दें तो हम आपका डाटा जो है वो पार्टीशन कर देंगे। अच्छा, ये जो पार्टीशन है ना, ये जब ये हमारी हो जाती है तो हमारे 95% हमारे जो मसाइल हैं तो ये हल हो जाते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो हमारी इस वक्त चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज साहबा, उनका एक ख्वाब है कि हम इस मुल्क को साफ, शफाफ और एक मुस्बत पाकिस्तान दुनिया की नज़र में हम प्रेजेंट करें। और मैं ये समझता हूँ कि जितने इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस वक्त ले रही हैं, और ये मैं स्पेशली ऑन बिहाफ ऑफ माई कंपनी, ऑन बिहाफ ऑफ माई कम्युनिटी, मैं सलूट पेश करूंगा कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा को कि वो जितना लगन के साथ, जितनी मोहब्बत के साथ, जितने पैशन के साथ ये काम कर रही हैं, इंशाल्लाह आने वाले अदवार में आप देखेंगे कि आपको ये जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं एक खूबसूरत कामयाब इनकी एग्जाम्पल आप देखेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा बड़ी मेहनत और लगन के साथ ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम मिनॉरिटीज़ के लिए भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर रही हैं, और उससे हमारे पाकिस्तान में जो बसने वाली मिनॉरिटीज़ हैं उनको भी एक बड़ी खुद अतमादी जो है वो मिल रही है। अच्छा काशिफ भाई, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम हमें बताएं हमारे नाजरीन को कि जो आपने अभी वन गेट कंपनी लॉन्च की है और उसके तहत आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, ये कंपनी और क्या फैसिलिटीज़ फराहम करती हैं ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो हुनरमंद हो, स्किल बेस हो और वो आगे ज़िंदगी में बढ़ सके? परफेक्ट, ज़बरदस्त फराद साहब, आपका ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हम बेसिकली करते क्या हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो वन गेट का प्लेटफॉर्म है उससे हमारी जो कोर सर्विसेज हैं वो मैं आपको बताऊंगा। द वन इज डिजिटाइजेशन, ओके, सेकंड इज HR आउटसोर्सिंग, थर्ड इज ट्रेनिंग हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसकी हर फील्ड में इसकी शदीद जरूरत है। अच्छा, उस ट्रेनिंग में इस वक्त जो दुनिया में बूम है, इस वक्त लोग जो कि वो कहते हैं कि सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो खुद से काम करना चाहते हैं, उसमें हम लोगों को स्किल्स देते हैं, स्किल ट्रेनिंग कराते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आजकल 2, 4, 5 जो बहुत फेमस हैं, मैं वो आपको प्लेटफॉर्म बता देता हूं। सबसे पहले आप देखें, Amazon इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जहां आप काम कर सकते हैं, शॉपिफाई, eBay, Etsy, उसके बाद आप जितनी ट्रेनिंग्स हैं, आप अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद वेब डिजाइनिंग है, देन और बेशुमार ऐसे कोर्सेस हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं, जो आपकी कंपनी जो हमारी कंपनी करवाती हैं। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा, इससे पिछले अगर लास्ट ईयर की हम बात करें तो हमने एक स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था स्किलफुल पाकिस्तान के नाम से, जिसको हमने लॉन्च किया विद द कोलैबोरेशन ऑफ
पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, Okay. जिसके कुछ 6-7 पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो मेन कैंपस थे उनके साथ हमने एफिलिएट किया और वहाँ पे हमने ये सर्विसेज दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो बड़ा अच्छा हमारा सक्सेसफुल वो रहा। बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर जब आप काम करते हैं तो बहुत सारे आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो वो कुछ चैलेंजेस की वजह से हमने उसको थोड़ा सा स्टॉप किया। बट हम ये नहीं है कि वहाँ पे स्टॉप किया तो ओवरऑल कर दिया, बट ओवरऑल वी आर वर्किंग। अब पीछे अगर हम देखें तो हमने नेफ्टा के साथ, पीएसडीएफ के साथ, टेफ्टा के साथ हमने एफिलिएशन करके तो अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ये ट्रेनिंग हम करवाई है और अभी भी मेरा अभी भी जारी है। और हम ये समझते हैं कि मैं अपनी कम्युनिटी को कुछ ना कुछ पे बैक करूं और उसके लिए हमारी ये जो सर्विसेज हैं ये सेम लाइक जैसे हम मेन स्ट्रीम के अंदर करते हैं इसीलिए हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल नाजरीन, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जी नाजरीन, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े फख्र की बात है कि हमारी मसीही कौम के ऐसे नौजवान आईटी की फील्ड में तरक्की कर चुके हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान सतह पर, नेशनल लेवल पर पाकिस्तान को आईटी की फील्ड में आगे ले जा रहे हैं, बल्कि वो हमारी मसीही कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए भी सरगर्म अमल है। तो फजीलत माब आर्च बिशप जोसेफ अरशद साहब का ये नारा है कि हमारी जो कलीसिया है वो पढ़ी लिखी हो, हुनरमंद कलीसिया हो, और हमारे लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम इसको ज़रूर अवेल करेंगे ताकि हमारी कौम के नौजवान बेटे और बेटियां स्किल बेस हों, वो ट्रेनिंग करें, और हम खुदा के फजल से कोशिश करेंगे कि हम नौजवानों को एंगेज करें। और इस वन गेट कंपनी जो कि काशिफ भट्टी साहब की है, इसके ज़रिया से हम अपने नौजवानों को ट्रेनिंग्स दे सकें। तो आप आवे मारिया कैथलिक टीवी पर जो है वो राब्ता कर सकते हैं और हमारे साथ आप इस ट्रेनिंग को अवेल करने के लिए राब्ता करें ताकि हम इनके ज़रिए अपनी मसीही कौम को आगे लेकर जा सकें और फजीलत माब आर्च बिशप का जो ख्वाब है उसको पूरा कर सकें कि हमारी कलीसिया जो है वो हुनरमंद हो, वो बिजनेसमैन हो, वो ऑफिसर बने, वो तरक्की करें और हमारे मुल्क और कौम का नाम जो है वो रोशन करें। तो काशिफ भाई, बिल्कुल किसी भी कामयाबी के लिए आपको बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको इस सारे टाइम फ्रेम में कौन से चैलेंजेस का सामना रहा है और अभी आप किस पोजीशन में, किस जगह पर खड़े हैं कि आप बता सकें कि पहले मेरी ये कंडीशन थी और अब मेरी ये कंडीशन है, ताकि हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक जो है वो मोटिवेशन हो। सर, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ये वो सवाल है जो हमारी आज की नहीं बल्कि प्रीवियस जितनी जनरेशन है सबका ख़ास ये सवाल होता था कि जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास फाइनेंसेस होना चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा चैलेंज आपको फाइनेंसेस का आता है जब आप कोई भी काम करते हैं। बट मैं ये समझता हूँ, मेरी नज़र में फाइनेंसेस कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। फाइनेंसेस आपके मैनेज हो सकते हैं। सबसे बड़ी है आपके अंदर की बात कि आप कोई चीज को करना चाहते हैं कितने, और आप कितना को मोटिवेटेड हैं और आपके गोल कितने क्लियर है। बिल्कुल सही। देखें, चैलेंजेस किसी भी जगह पे आते हैं। लाइक अगर आप एक फैमिली के अंदर रह रहे हैं तो आपके फैमिली के अंदर आपके इंटरनल चैलेंजेस होंगे, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं आप अपनी फैमिली छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही फेस करते हैं ना, उन चैलेंजेस को फेस करते हैं। सेम लाइक जब आप बिजनेस करते हैं तो बेशुमार चैलेंजेस होते हैं, बट आप उनको फेस करते हैं। हाँ, फाइनेंशियल इश्यू थे, लेकिन जब आपका विजन क्लियर होता है, जब आपका गोल क्लियर होता है, जब आपकी डायरेक्शन क्लियर होती है, तो लेफ्ट राइट आपको लोग मिल जाते हैं जो आपको फाइनेंस करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आपको इन्वेस्टर आपको देते हैं। आल दो मैं आपको बताऊं, जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त हमारे पास हमारी पोजीशंस ये थी कि एक बिग गारंटी होती है। जब आप गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं
تو بڈ گارنٹی ایز اے شورٹی کے طور پہ آپ جمع کراتے ہیں. وہ پروجیکٹ ملنے سے پہلے صرف پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ کو جمع کرانی پڑتی ہے کہ آپ ایلیجیبل ہو جائیں کہ یار آپ اس میں جا سکتے ہیں. نہیں, میں آنیسٹلی بتاؤں ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم آپ جیسے دوستوں کو کسی کو کہے کہ یار مجھے 2 لاکھ روپیہ دینا 10 دن کے لیے دینا, میں نے بڈ میں جانا ہے, تو تاکہ آپ 2 لاکھ روپیہ دیں کہ میں اس بڈ میں جمع کرا سکوں. اگر نہیں ملے گا تو وہ واپس ایز اٹ از اٹھا کے آپ کو دے دوں گا. تو یہ پوزیشن تھی کہ ہمارے پاس وہ 2 لاکھ روپیہ نہیں ہوتا تھا. اور ہم نے جب کوئی پروجیکٹ ون کر لیتے تھے تو اس میں یہ کرتے تھے کہ ہم پیسہ جو ہے نا کسی انویسٹر سے اٹھا لیتے تھے, اور بڑے ہائی ریٹ پہ ہم نے اٹھائے ہیں. کسی سے ہم نے 3% پہ اٹھایا, کسی سے 5% پہ اٹھایا. سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ ہم نے لیٹ سے 10 لاکھ اٹھایا نا, ہم 10 لاکھ پے کر کے بھی اس کا 10 لاکھ باقی رہتا تھا. اتنے ہائی ریٹ پہ ہم اٹھاتے تھے. لیکن جب ہم کلیئر تھے کہ ہم نے کرنا ہے تو ہم یہ ساری اس بیریئر کو ختم کرنا تھا نا. جو فائنینشیل بیریئر ہمارے بچے آج کے یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا بیریئر ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کہا نہیں, ہمیں پہلے پروجیکٹ میں 2 روپے بچ جائیں, 5 کی بجائے 2 بچ جائیں, لیکن بچے گا تو پروجیکٹ کریں گے. پروجیکٹ کریں. وہ کرتے کرتے آج بائی دی گریس آف گاڈ آج میں وہ بچہ ہوں جو اسلام آباد جب انٹر ہوا تو اپنے کسی دوست کے پاس اس کے فلیٹ میں رہا جس کے پاس ایک چھت بھی نہیں تھی. اس نے میرے سے کرایہ بھی نہیں لیا. اس نے مجھے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر صرف پاؤں رکھنے کی جگہ دی. تو اگر آج میں آفٹر 20 ایئرس بات کروں تو میں بائی دی گریس آف گاڈ 3-4 کروڑ کے گھر میں رہ رہا ہوں. ویری گڈ. بائی دی گریس آف گاڈ اچھی گاڑیاں ہیں, اچھے آفیسز ہیں, اور خدا مجھے ساتھ ساتھ استعمال کرتا ہے. یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جب ڈائریکشن کلیئر ہے خدا آپ کے لیے راستے بناتا ہے. خدا خود راستے بناتا ہے, وسائل مہیا کرتا ہے. تو اس سارے پروسیس میں جو ہے صرف آپ کی ڈائریکشن. فار ایگزامپل اگر اکثر لوگ بات کرتے ہیں کامیابی کی, میں کہتا ہوں کامیابی جو ہے وہ ایک کنٹینیوس پروسیس کا نام ہے. بالکل. یہ کہیں یہ نہیں کہتا کہ کچھ لوگ فار ایگزامپل کہتے ہیں جی میں نے اپنا گھر بنا لیا, میں نے گاڑی لے لی, میں کامیاب ہو گیا. نو. اگر آپ گھر اور گاڑی بنا کے آپ کی کامیابی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں نے کامیاب ہو گیا ہوں, تو آپ کا ڈکلائن سٹارٹ ہو جائے گا. بالکل سٹاپ لگ جائے گا. آپ نے کہا جی آپ کا گول یہ تھا کہ آپ نے گھر بنایا, گاڑی لی, آپ یہاں پہ آپ رک گئے, اگلے 5 سالوں میں آپ کا ڈکلائن سٹارٹ ہو جائے گا, آپ نیچے آ جائیں گے وہیں کے. اگر آپ نے یہ اچیو کر لیا ہے تو وہاں سے آپ آگے چلیں. دیر آر لاٹ آف ویز. آپ نے اگر میں سمجھتا ہوں خواب دیکھیں, بڑے خواب دیکھیں. آپ نے ایک گھر بنا لیا, آپ نے ایک گاڑی لیا, آپ سوچے میں نے 2 لینی ہے, میں نے گھر چھوٹا ہے ابھی بڑا کرنا ہے اس کو. مطلب یہ کنٹینیوسلی پروسیس ہے, امپروومنٹ ہے, اور یہ ایک جدت ہے جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور ناظرین یہ بڑی خوشی کی بات ہے, کوئی بھی شخص اپنے فنانس کو یا اس طرح چیزیں شیئر نہیں کرتا, لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ کی موٹیویشن کے لیے, آپ کی کیا کہتے ہیں, آپ کو ایک جدت دینے کے لیے بات کی گئی ہے کہ اگر آپ 0 سے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس کا اینڈ 0 نہیں ہے, اس کا اینڈ لاکھوں کروڑوں میں ہے. اور یہ سب کچھ آپ کی اپنی سوچ, خیال اور محنت پر ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں, آپ کتنا اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں. تو کاشف بھٹی ہمارے لیے ایک زندہ مثال ہے کہ انہوں نے 0 سے سٹارٹ کیا, اپنے گھر بار کو چھوڑا اور پاکستان کے کیپٹل میں آئے اور محنت کو جاری رکھا, پڑھائی کو جاری رکھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگز کو جاری رکھا, اور ہر قدم پر خدا ان کو کامیابی سے ہمکنار کرتا رہا. تو کاشف بھائی یہ بڑی اچھی بات ہے جو آپ نے اپنی لائف ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہے. تو ابھی آپ ہمیں بتائیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ زندگی میں جو ہے وہ کامیاب ہوں اور آگے بڑھیں؟ ویری گڈ, بہت زبردست کویشچن ہے سر. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے جو بچے ہیں, ان کے لیے میں ایک خاص میسج دینا چاہوں گا. سب سے پہلے وہ اپنے گھر میں اپنے پیرنٹ کی رسپیکٹ کریں. جی بالکل. جنہوں نے آپ کو ایک لائف دی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک خدا نے آپ کو زندگی دی ہے نا, جی. اس کے بعد آپ کے پیرنٹ کا رول ہے. بالکل. آپ کے پیرنٹ نے آپ کو جب
بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں کس طرح سے پرورش کی، پالا پوسا، بڑا پیرنٹ کیا. آپ کا فادر جو ہے جی جی. وہ اگر آپ سارے ہم دیکھیں تو ہمارے فور فادر تو کس طرح سے انہوں نے اسٹرگل محنت کی اور مشقت ہمیں کی ہیں. اس سٹیج پہ لے کے آیا کہ ہم ایٹ لیسٹ ایک ینگ لک ہمیں آ گئی نا، بالکل، مطلب ہم بالکل. جوان کیا ہمیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے پیرنٹ کی رسپیکٹ کریں، جی. ان کو عزت دیں اور ان سے دعا لیں. ویری گڈ. ان سے دعا لیں. جب آپ کی ماں یا آپ کا باپ آپ کو دعا دیتا ہے نا، وہ دعا آپ کو عرش پہ پہنچا دیتی ہے. اور کلام میں لکھا ہے یشوع بن سراخ کی کتاب میں کہ جو شخص اپنی ماں کی عزت کرتا ہے وہ خزانوں کا ذخیرہ رکھنے والا ہے، اور جو شخص اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ ہر روز اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کی دعا جو ہے وہ سنی جائے گی. یہ یشوع بن سراخ کی کتاب اس کے 3 باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں. جی کاشف. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو جب آپ کی ماں اور آپ کا باپ آپ سے راضی ہے نا، جب صبح اٹھتے آپ کی ماں آپ کو دعا دیتی ہے نا، جی جی. تو آپ اس بلیسنگ کے ساتھ جب نکلتے ہیں نا، تو رستے میں آنے والے جتنے چیلنجز ہیں سارے ختم ہو جاتے ہیں. بالکل. اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. آپ سب سے بڑی جو دعا ہے وہ اپنی ماں سے لے، اپنے باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں بڑھاپے میں. جب وہ جوانی میں تھے آپ کا رکھتے تھے، آپ کو انہوں نے جوان کیا. ابھی آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے پیرنٹ کی رسپیکٹ کریں. اور پھر سیکنڈ تھنگ، آپ جو زمانے کے چیلنجز ہیں اس سے مت گھبرائیں. بالکل. زمانے کے چیلنج دیکھیں، ہم کہاں تھے اور کہاں پہ ہیں جی. یہ ہم نے سوچا نہیں تھا. اور کہاں بھی پہنچنا، ابھی کہاں پہنچنا ہے، یہ جب آپ کو تھوڑا سا شعور آتا ہے نا، آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور آپ میں ویژن ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، تو پھر آپ اس کے لیے آپ ایک روٹ بناتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے پہنچنا ہے. میں بڑے مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں. لاسٹ ٹائم کسی جگہ پہ اپنے سارے دوست بیٹھے ہوئے جو ڈفرنٹ سٹیجز پہ ہیں. ایک میرا بڑا اچھا دوست ہے، ہم اسٹرگلنگ ٹائم پہ وہ کسی وکیل کے ساتھ ہوتا تھا، ابھی وہ وکیل بنا ہوا ہے سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا. ایک ہمارا بڑا اچھا دوست ہے وہ ڈی ایس پی لگا ہوا ہے. تو ہم بیٹھے ہوئے تو سارے یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یار کیسے ہم آئے، ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا. میں نے کہا کہ اگر ہم نے اس وقت یہ شعور، یہ ہمیں نالج ہوتا تو میں آپ کو بتاؤں میں کسی جگہ پہ آج کمشنر لگا ہوتا، میں کسی جگہ پہ اگر میں اس سائڈ پہ ہوتا بیوروکریسی کی طرف تو میں آج جگہ کسی جگہ پہ ڈی سی یا کمشنر ضرور لگا ہوتا. تو اسی طرح اگر دیکھیں ہمارے پیرنٹس نے جتنی اسٹرگل ہمارے لیے کی نا، وہ اس وقت کے حساب سے خوبصورت تھی، بہت اچھی تھی، کیونکہ اس وقت اویئرنیس یہ تھی. لیکن ابھی تو اویئرنیس آپ کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، آپ کے یوٹیوب چینلز بھرے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو پراپر گائیڈ مل رہی ہے کہ آپ یہ کریں، اس کے بعد یہ کریں، اس کے بعد یہ کریں، تو آپ یہ اچیو کر سکتے ہیں. تو ہمارے زمانے میں تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں تھا نا. میٹرک کے بعد بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا بچے نے کیا کرنا ہے. تو بچے نے خود ہی سر پاؤں مار کے نا. اور مجھے یاد ہے کہ میرے پیرنٹ نے مجھے پہلی دفعہ سکول چھوڑا، اس کے بعد آج تک زندگی میں سکول نہیں گئی کہ بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. جب میں اسلام آباد آیا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میری یہاں پہ نوکری، پہلی تنخواہ میری 4000 روپے تھی. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ تم نہ جاؤ اسلام آباد. تو میں نے کہا جی وائی ناٹ ڈیڈی، مجھے جانے دیں، اجازت دیں. تو اس نے کہا، میرے ڈیڈ نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس 4000 میں کیا کرو گے، وہاں سے 5000 فلیٹ کا کرایہ ہونا. بالکل. میں نے کہا ابا جی مجھے آپ اجازت دیں، مجھے یہاں سے نکلنے دیں، کیونکہ میرا خواب بڑا تھا نا. تو میں نے کہا مجھے یہاں سے نکلنے دیں، میں کبھی آپ کو کال بیک نہیں کروں گا کہ مجھے آپ فائنانسز بھیجیں. بالکل. تو ڈیڈ نے کہا کہ یو کین ڈو دیٹ، جاؤ گو اینڈ. ویری گڈ، تھینکس گاڈ، خداوند کا شکر ہے. اسی لیے میں آج بچوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے پیرنٹ کو کانفیڈنس ملے، ان کو بتائیں، خدمت کریں ان کی، ان سے دعا لیں. پھر آپ اپنا ویژن کلیئر کریں کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے، اور اس کرنے کے لیے آپ کو 1000 دفعہ بھی گرنا پڑے نا، آپ اٹھ کے پھر کرنا شروع ہو جائیں. بالکل. کہیں پہ رکنا نہیں ہے. کہیں پہ آپ رک گئے، آپ ڈیسائیڈ ہو گئے، آپ کا وہ جو گول ہوتا ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ یار یہ اچیو کرنا ہے، یہ اچیو کرنا ہے. اور ہمیشہ ہار کے بعد ہی جیت آتی ہے. اگر آپ نے ہارنا نہیں نہ سیکھا تو آپ زندگی میں جیتنا بھی نہیں سیکھ سکتے. ایسا ہی. تو جو ہارتے ہیں وہی جیتتے ہیں جناب. تو اچھا میں سر سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں یہاں پہ آپ کو اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ہم اسپیشلی ہماری جو یوتھ ہے ان کے اندر
कॉन्फिडेंस का बड़ा बहरान है। बिल्कुल, जी जी, वो बगैर कुछ किए कहते हैं हम सक्सेसफुल हो, बगैर कुछ किए हम रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल नहीं। आपको जीतने के लिए पहले जंप इन करना पड़ेगा मैदान में। बिल्कुल। आप समंदर के पास खड़े होके उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। दरिया के पास खड़े होके उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल। जब तक आप उसमें जंप इन करते हैं और आप उसमें लाइक डाइव करते हैं तो फिर आपको पता चलेगा यार ये कितना गहरा है। तो हमारे यहाँ बहरान है, हम कोई काम करते नहीं है और लेम एक्सक्यूज हमने पहले से बना के माइंड में रखी हुई है। हमारा वो एक सर्कल है, उस सर्कल से हम बाहर ही नहीं निकलते। आप निकले, दुनिया बहुत वास्ट है और दुनिया में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेशुमार ज़राए हैं, वसाइल हैं, और काशिफ भट्टी हमारे सामने एक सक्सेसफुल स्टोरी की मानिंद है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जो आप बात कर रहे हैं, हमारे फजीलत माब आर्च बिशप जोसेफ अरशद भी इसी तरह हमारी कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करते हैं। वो लोगों को मोटिवेशन देते हैं, वो नौजवानों को कायल करते हैं कि आपने पाकिस्तान में काम करना है, नाम बनाना है, और उसके लिए उन्होंने CSS एकेडमी का इजरा किया और इसके साथ साथ जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ किया ताकि हमारे नौजवान नशियात से बच सकें। और इसी तरह बेशुमार ऐसे काम हैं जो वो कर रहे हैं, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, उनके लिए उन्होंने छोटे छोटे स्कूलों का आगाज़ किया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो नौजवानों की तरक्की के लिए कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन हम हमारे भाई काशिफ भट्टी के साथ मिलकर अपनी मसीही कौम के लिए आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद के ख्वाब को पूरा करेंगे और उनकी क़यादत में जो है हम नौजवान नस्ल को एक ऐसी ट्रेनिंग्स, ऐसे वसाइल और ज़राए मुहैया करेंगे जहां पर आप कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए आएँ, हमारे काशिफ भाई भट्टी की ज़िंदगी को देखते हुए आप भी अपनी मेहनत लगन को जारी रखें, अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, एहतराम करें जो उन्होंने अपना पैगाम दिया है, और उनसे बरकत लें ताकि आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो एपिसोड है काशिफ भट्टी के साथ, जो कि IT की दुनिया में एक जाने माने सितारे हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो पाकिस्तान की जितनी भी लैंड है को डिजिटल कर रहे हैं ताकि आप आसानी के साथ अपनी प्रॉपर्टीज़ को ख़रीद सकें, मुंतकिल कर सकें और उसके मालिक बन सकें। तो हम इनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा इनको और ज़्यादा कामयाबी अता करे, ये और बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें और मसीही कौम का नाम रोशन करें। तो मेरी गुजारिश है, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स दें। अपनी जो आपकी कोई भी राय है उससे हमें आगाह करें ताकि हम इस तरह की स्टोरीज जो है वो आपके साथ शेयर कर सकें। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद है आज की ये एपिसोड आपकी ज़िंदगी को तब्दील करेगी।